everyone, welcome to my channel Mathsville and this is सुरभि। आज मैं फिर आपके सामने हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर। कल हमने किया था सीटेट पेपर 1 2011 में मैथ्स का सेक्शन और उसी तरीके से आज मैं उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चल रही हूँ पेपर 2 मैथ्स के सेक्शन में 2011 के पेपर के साथ। ठीक है, सो अभी तक हमने कल की तरह फिर से आज हमने पेडागोजिकल क्वेश्चंस को ओमिट कर दिया है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, विद इन नेक्स्ट वीक हम अपना पेडागोजिकल सेक्शन शुरू कर देंगे और फिर आपको इस पेपर में 30 में से 30 लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो आज बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। एक आयतकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताइए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले तो इसमें ये जान लेते हैं कौन से सेक्शन से। ये सबसे पहले रेशियो और साथ में ज्योमेट्री, इन दोनों टॉपिक्स में से आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा रेक्टेंगल का, तो आप आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर परिमाप होता क्या है, साइड्स का सम, जितने भी वो साइड है उसका लेंथ हमें उसके पूरे सम के बराबर जो होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमें क्या गिवन है कि 1:3, मतलब पेरीमीटर जो है, जो लेंथ है वो है x 1x और पेरीमीटर जो है वो है 3x के बराबर। तो अब यही सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस बी बाय 1। ठीक है, ये गलत लगा दिया था। चलिए, तो यहाँ पे आ गए। अब जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2b। इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू आपकी आ गई x बाय 2। जब x बाय 2 आ गई तो अब हम इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल सकते हैं। l इंटू बी, l क्या है, l था हमारा x, 1x या x एक ही बात है, और हमारी ब्रेड्थ थी x बाय 2, चौड़ाई थी हमारी x बाय 2। तो इधर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x इज टू x, x और x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2:1। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर है डी ऑप्शन। समझ में आया, आसान था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में है, यहाँ पे ऑपरेटर की बात हो रही है। ऑपरेटर की पेपर 1 में पैटर्न्स हैं, ये भी ऑपरेटर के ऊपर है। तो ये हमारा बिलोंग करता है नंबर सिस्टम को ही। ये क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम में से दिया गया है। इसमें क्या है, जहां पे भी ये 4 ऑपरेटर है तो वहां उसका क्या मतलब है कि पहली और दूसरी टर्म में स्क्वायर्स का सम, ठीक है, वर्गों का योग। और जहां पे भी ये डॉट ऑपरेटर है वहां का क्या मतलब है कि हमारी पहली और दूसरी टर्म्स में स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब वर्गों का अंतर। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें क्या गिवन है, 5 स्टार 2 अंडर द ब्रैकेट इस डॉट 25। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और जहां पे भी ब्रैकेट है, जहां पे भी 2-3 ऑपरेटर साथ में लग रहे हैं, चाहे प्लस माइनस या कुछ भी, तो वहां पे हम बोर्ड मैथ्स डालते हैं। तो इसका मतलब है 5 स्टार 2 का क्या मतलब हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आसान है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 29। अब उसके बाद आ जाता है हमारा 29। इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई 29। तो 29.25, इसका क्या मतलब है, 29.25 25। इसका मतलब है 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब इसको या तो 2 तरीके हैं, अगर आपको याद है 25 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर तो डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, अदरवाइज वरना आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी।
इससे हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, 29 प्लस 25 और 29 माइनस 25, ठीक है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे, जब हम इसका सम करेंगे, योग करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 54 इंटू 4। 54 और 4 का गुणनफल होगा 216। यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे क्या बात की जा रही है, ए बी और सी जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और वो असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब ए बी सी 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं और आरोही क्रम में है, मतलब छोटे से बड़ा। इसका मतलब है ए सबसे छोटा है, फिर उसके से बड़ा है बी और उससे बड़ा है सी। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर ऐसा कुछ है तो इन चारों में से कौन सी सिचुएशन सही होगी। इसको हम कैसे निकालेंगे, हम ए को तो 1 मान लेंगे, बी को 2 और सी को 3 मान लेंगे। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी है और ये तीनों नेचुरल नंबर्स भी हैं, प्राकृतिक संख्या भी हैं। तो अब यहाँ पे इन सब में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो बी से बड़ा है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं। सी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 में से 1 गया 8, तो 8 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। दूसरा ले आते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर 9 और ए का स्क्वायर 1, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8। फिर से क्या वो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या वो इसके इक्वल है, नहीं। चलिए सी पे आ जाते हैं। सी आपसे कह रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर से 8 लेस देन बी स्क्वायर 4। क्या 8 4 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। अब आ जाते हैं डी पे। डी है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर कितना है 9, बी का स्क्वायर है 4 इज इक्वल टू 1। क्या 13 1 के इक्वल है, नहीं, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है ए। एक चीज और, आप लोगों को लग रहा होगा कि जब पहला ही ऑप्शन आपका सही आ गया तो आपको बाकी सारे चेक करने की क्या जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते। इसमें ऐसा भी हो सकता था छोटा सा कहीं पे लिखा होता देन विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, तब आपका पहला भी सही आ जाता, दूसरा भी सही आ जाता, तीसरा भी सही आ जाता, चौथा गलत होता। लेकिन क्या होता है, वो हमने नॉट अगर मिस कर दिया, नहीं को अगर मिस कर दिया, तो हमारा पहला आंसर सही आया, हमने टिक मार्क कर दिया। तो हमें एक बार को जहां पे पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रही अगर आपका पेपर छूट रहा है और आप चारों ऑप्शंस को टिक मार्क कीजिए, चारों ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर टाइम बाकी है, आपकी समझ है, तो आप उसमें जरूर ऐसा चेक जरूर किया कीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी के लिए भी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पेपर में जब आप पेडागोजिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसमें अगर आप चारों में से एक आंसर सही जानते हैं लेकिन बाकी 3 आप जानते हैं क्यों गलत है, तो आपका आंसर वो सही होगा और तभी आपको समझा जाएगा कि आपको पेडागोजी आती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात हो रही है प्रॉफिट लॉस की। पहले तो प्रॉफिट लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस था किसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बाय 1 गेट 1 फ्री, 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। यहाँ कितनी प्रतिशत छूट दी जा रही है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहले तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो हम क्लास में जब ये चैप्टर करेंगे तो जरूर करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट कितना मिला अपॉन में सीपी इंटू 100। सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे सुन लो, डिस्काउंट छूट अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सीपी, हमें 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, मतलब दुकानदार हमें 3 खरीदने पे 1 मुफ्त दे रहा है। तो उसका सीपी क्या है, सीपी अगर हम सपोज करें कि 1 रुपए की एक टॉफी है, तो अगर हम 3 टॉफी खरीदते हैं तो हमें 1 टॉफी फ्री मिल रही है। मतलब
हमें अगर हम 3 रुपए देते हैं सामने वाले को तो हमें एक टॉफी फ्री मिल रही है, मतलब हम 4 रुपए का सामान घर लेके जा रहे हैं। तो उसका सीपी कितना है, सीपी। दुकानदार ने तो वो टॉफी खरीदी ही है ना, खरीदी थी ना उसने, तो उसके हिसाब से तो उसका विक्रय मूल्य उसने कुछ ना कुछ दिया ही था आगे। तो आपका सीपी कितना है, 4। तो यहाँ पे आ जाइए, पुट कर दे जाते हैं। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, जो हमें फ्री में मिल रहा है वही तो डिस्काउंट है, वही तो छूट है, तो वो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। और इनटू 100, ये समझ में आ गया। आंसर है आपका 25%, और यही आपका सही आंसर है। फिर से जिसको नहीं समझ में आया, जिसको ये चैप्टर याद नहीं है, उसको मैं फिर से समझा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, जब हम क्लास में करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, सीपी हमें बात करनी है, सीपी। तो सीपी क्या होता है, शॉपकीपर के हिसाब से, दुकानदार के हिसाब से हमें देखना है कि हम क्या चीज़ की कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ रख के बैठी हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मुझसे 3 टॉफ़ी खरीदेगा मैं उसे 1 टॉफ़ी एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन ये मेरे अपने ऊपर है। मैंने जब खरीदा था तब ऐसा कुछ नहीं था, तब मैंने वहाँ से अपने अगर 100 टॉफ़ी खरीदी थी, 100 के पैसे चुकाए थे मैंने। ऐसा नहीं था कि मैंने वहाँ पे से भी ऐसे ही खरीदा था। ये दुकानदार की मर्जी होती है। तो दुकानदार को जो उसका क्रय मूल्य पड़ा, जो उसका सीपी पड़ा, वो तो 4 ही था ना, उस सामान का, उस पूरे सामान का मूल्य 4 रुपये ही आया था ना, तो इसलिए 4। और डिस्काउंट मैंने 1 टॉफ़ी फ्री में दी है, मतलब मैंने 1 टॉफ़ी अपने प्रॉफिट में से शेयर किया है, तो वही होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट मैंने दिया 1 का। तो आपका आंसर आ गया 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये ब्रैकेट्स के बाहर है तो इसका मतलब है कि पूरे पे रूट है। सबसे पहले तो यही समझ लो, समझ लिया, गुड। अब आपसे पूछे इसका मान क्या है। आप एक बात बताओ, इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, इसको प्लस करते हो, इसमें से माइनस करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये किसी के तो इक्वल होना चाहिए ना। मैथ्स का बेसिक फंडा है ये। तो ऐसे ही हम इसको x के इक्वल मान लेंगे। x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एज इट इज 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, अब क्योंकि रूट है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रूट है, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगी। सबसे पहले तो रूट देखते हैं, उसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, x² इज इक्वल टू, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा करके इसको 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 लिखोगे और हो गया काम, बिल्कुल नहीं। ये जब हम इंडिसेस एंड सर्ट्स करेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा a², मतलब इसके ऊपर स्क्वायर, और जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा 2 प्लस √3 का होल रूट और उसका स्क्वायर, तब ये वाला स्क्वायर ज़रूर कैंसिल हो जाएगा इस रूट से। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, a² प्लस b²। अब प्लस 2ab अलग है तो 2, और ये ऐसे हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस सॉरी इंटू ये और ये इंटू 2 माइनस √3, और ये पूरा अंडर द रूट, ये पूरा अंडर द रूट, क्योंकि जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी यहाँ पे प्लस हो रहा है इसलिए अलग अलग लिखे हैं, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक ही रूट बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ से ये √3 और ये √3 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4 प्लस 2। अभी हमने पिछले ये क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अंदर यही तो बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। a प्लस बी मतलब सॉरी, इसमें a प्लस बी a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये 1 और √1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2, ये किसके इक्वल है, x² के। तो x² आपका किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो x की क्या वैल्यू हो गई, प्लस माइनस √6।
अब ये जो प्लस माइनस रूट 6 है, आप देखो आपके पास माइनस रूट 6 यहाँ कहीं गिवन है, सिर्फ प्लस वाला गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट 6। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन रिकास्ट द रेडियस ऑफ एन आयरन रॉड इज मेड 1/4, इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द न्यू लेंथ विल बिकम। किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसकी त्रिज्या 1/4 कर दी जाती है, यदि उसका आयतन स्थिर रहता है तो नई लंबाई क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए पहले तो, कि एक आयरन की इतनी मोटी छड़ थी, एक लोहे की इतनी मोटी एक छड़ थी, इसको मैंने पिघला दिया और पिघला के एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया, इस पिघलाया है तो लिक्विड हो गया, और फिर मैंने इसको एक पतली पर लंबी छड़ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि त्रिज्या, हमारी जो त्रिज्या है, जो हमारा रेडियस है वो 1/4 हो चुका है, तो मैंने इसको इतना कर दिया। तो इसके में आप देख सकते हैं जब आयतन सेम है, मतलब इतने का ही पूरा का पूरा बना दिया, तो लंबाई में तो फर्क आया होगा, इतना तो कॉमन सेंस है। तो अब इसके बाद हमें क्या बताना है कि न्यू लेंथ कितनी है, न्यू लेंथ एक्चुअली किस हिसाब से है। तो अब वो देखिए कि यहाँ पे मैंने आर, रेडियस जो है वो इसका पहला तो आर था, और उसके बाद वो दूसरा कितना हुआ, r/4 हो गया। h हमने पहले वाले तो h ले लिया, और दूसरा कितना हो गया, h1। अब तीसरी बात, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोहे की छड़ की और उसके वॉल्यूम की, तो एक बात देखिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये है बेलन, ये है बेलन, सिलेंडर। तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और आपसे क्या कहा है कि वॉल्यूम दोनों सिचुएशन में, आयतन दोनों सिचुएशन में सेम है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या था, r कितना है हमारा, r/4 और इसका होल स्क्वायर और इंटू h1, ये आ गया। अब जो कट रहा है पहले तो उसे काट दो, ये और ये कट गया, h1 और h नहीं कट सकता, r जो है r, मतलब अगर ये r हमारा पहले 4 था तो अब 1 हो गया है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो h है वो हमें पता ही नहीं है कितना हुआ है, तो ये जो है ये एक आर्बिट्ररी टर्म है, मतलब हमने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, r² h इज इक्वल टू r²/16 इंटू h1, r² और r² कैंसिल हो गया। तो अब क्या है, हमारी जो h1 है वो एक्चुअली क्या है, 1/16 ऑफ ओरिजिनल हाइट, मूल लंबाई की 1/16 गुना हमारा h1 है। आ गया समझ में, आ गया। मतलब क्या है कि अगर पहले अगर 1 थी हमारी, 1 सेंटीमीटर थी हमारी हाइट, हमारी ऊंचाई, तो लंबाई जो थी, तो अब हमारी 16 सेंटीमीटर हो चुकी है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर है डी, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th। अब आपसे बोला है कि आपको एक वैल्यू दे दी है 547.527 अपॉन में 0.002882 इज इक्वल टू x, और दूसरा कह दिया है 547.527 अपॉन में 82 का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। 547.527 अपॉन में 0.0082 अगर x के बराबर है तो आपको ये हिंदी मेरी भी कमज़ोर है, तो आप इसको ऐसे ही प्लीज़ देख लीजिए, 547 अपॉन 82 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं चलो क्या है। अब एक बात बताओ, ये 547.527 अपॉन में 0.0082, आपको डेसिमल्स हटाने आते हैं। डेसिमल्स हम कैसे हटा सकते हैं, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं हम उतने इंटू 10 की पावर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 3 है तो हम डेसिमल हटा के 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे 4 के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो यहाँ पे हम 10⁻⁴ से डिवाइड कर देंगे, और ये यहाँ x है ही। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, 547 इंटू ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ऊपर 10,000 है, नीचे 1000 है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन में 82
अब हमने जब डेसिमल हटा दिया तो 0 की वैल्यू खत्म हो गई, तो यहाँ पे 82 x आ गया। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x/10, x/10, और यही हमारा आंसर है। तो हमारी वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6860 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज, मतलब ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गुणनफल करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसी का गुणनखंड कर देते हैं। घन के बारे में सबको पता है, तो नहीं पता है फिर भी मैं बता दूं, जैसे 2 सबसे छोटा है, तो अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 2 4, तो 4 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है। और ऐसे ही अगर हम 2 क्यूब की बात करते हैं तो 2 × 2 × 2, इसका मतलब 8, और 8 जो है वह पूर्ण घन है, मतलब परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 को तो छोड़ देते हैं, इसके अलावा आ जाते हैं। तो अब 8, ये 8 से डिविजिबल है, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स अपनी क्लास में कर लिए हैं कि लास्ट के तीन डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसको एक सिंपल 8 से डिवाइड किया, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 8 5, उसके बाद ये आएगा 7 5, 8 5 7 5, ठीक है। उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें दिख रहा है 5 से डिविजिबल है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 64 1 46 5 6 बचा 67, हाँ ठीक है। तो 7 से डिवाइड किया, फिर से अब इसको 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 7, ये आपके पास बचेगा, उसके बाद 1, और उसके बाद ये आपके पास 5 आ गया। फिर से दोबारा 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 3, और उसके बाद 4 3 343। अगर आपको क्यूब्स 10 तक याद हो, मैंने आपसे कहा भी था कि आपको कर लेने चाहिए, तो ये आपका 343 डायरेक्ट 7 का क्यूब है, और जिनको नहीं है याद वो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो इधर आएगा 49 7 7, और आगे वही 7 7 का वही। तो इसके हिसाब से हमारा आ गया 68600, क्या है 2 का क्यूब, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 7 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 5 की कमी है, अगर यहाँ पे एक 5 और होता तो ये दोनों तो मिलके पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बना ही रहे हैं, तो इसे भी हम बना देते परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 B 5। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुणनफल करेंगे, तो ये पूरा नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले आपको कन्वेंशनल मेथड सिखाऊंगी जैसे आपको क्लासेस में सिखाया जाता है, और फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी, सिर्फ देखना है इसमें, ठीक है। तो पहले आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ साइक्लिस्ट एट C इज साइक्लिंग टुवर्ड्स B। एक साइक्लिस्ट जो है वो C से B की तरफ आ रहा है, ठीक है। हाउ फार विल ही हैव टू साइकिल फ्रॉम C, उसको C से कितना आगे जाना पड़ेगा जिससे कि वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो जाए। हिंदी वाले बच्चे, C पर एक साइक्लिक चालक B की ओर साइकिल चला रहा है। A और B दोनों से समान दूरी होने से पहले उसे C से कितनी दूर साइकिल चलानी होगी। मतलब कुछ ऐसे ले आइए, ये वाला कलर ले लेते हैं। तो एक ये है, यहां से यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये P है। अब उसे यहां से यहां कितना आगे आना पड़ेगा कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब मैं इसको x ले लूं, तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये पूरा 10 है, C से B तक 10 है, और यहाँ ये 2 है, तो ये जो है ये पूरा 8 बच गया, और ये x है, तो ये 8 माइनस x हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये जो है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए,
4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 16 प्लस इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कहीं ऐसा नहीं 64 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के बैठ जाओ। ये होगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए, 80 माइनस 16x इज इक्वल टू 0, तो 80 इज इक्वल टू 16x, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 5, आ गया आपका आंसर 5। चलो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन इतना बड़ा मेथड अगर टाइम ना बच रहा हो फिर क्या करोगे? सीटेट में फिर भी टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम्स में देखोगे तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तब क्या करेंगे? सिंपल एक चीज़ फिर से ऐसे बना लो, विजुअलाइजेशन कर लो एक बार कि यहाँ पे P और ये इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको आंसर 5 ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मैं बताती हूँ भी कैसे होगा। तो अगर आपके यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो आप इसमें देखो ये 4 है और आपका जो है, तो आपका ऐसा कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें 4 आता है? 3 4 5, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये तो 5 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसको C से कितना दूर जाना पड़ेगा ताकि वो A और B से इक्वी डिस्टेंट हो। तो उसको ये वाली लेंथ पूछी थी, तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? ये 10 है और ये 5 है, तो 10 में से 5 गए तो 5, आंसर 5 ही था, अप्रोच थोड़ी चेंज करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट डिजिट इन 2003 2003 में इकाई अंक की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो इकाई अंक की देख लो, इकाई अंक हमारे पास 3 है। अब पहले इकाई अंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर 3 की पावर 1 है तो वो 3 होता है, इकाई अंक की बात करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट की। 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक पे 9 आता है। 3 की पावर 3 होती है तो इकाई अंक पे वैसे तो 27 होता है, लेकिन इकाई अंक पे 7 आता है। 3 की पावर जब 4 होती है तो इकाई अंक पे 1 आता है, क्योंकि 81 होता है, 81 होता है ना 3 की पावर 4। चलिए, लेकिन जब 3 की पावर हम 5 देखते हैं तो क्या होता है? 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 करेंगे तो 3 243, यह होता है। तो 243 जो है, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, 4 के बाद ये साइकिल फिर से 3 9 वही रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हम जब हम इकाई अंक निकालते हैं तो इसमें भी हम इकाई अंक की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2003। अब 4 बार में साइकिल रिपीट करती है, तो हम 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 20 0 0 3, तो 50 बार ये साइकिल रिपीट हो चुकी है। अब हमारे पास 3 बार और रह गई है, तो तीसरी बारी में इसका मतलब ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3। और इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक है 7, तो हमारा आंसर है 7, ठीक है। हमारा ऑप्शन है ए। समझ में आया? अभी हम ये करेंगे, ये भी क्लास में, क्लास ही 4 हुई हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बच्चों को आता होगा, मैं जानती हूँ बहुत बच्चे इंटेलिजेंट है और सबको ये सब आता होगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना भी एक बेनिफिशियल ही चीज़ है। आपको समझ तो आएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप क्लासेस में और अटेंटिव हो पाओगे और रेगुलर रहोगे। क्वेश्चन नंबर 11, अब आपसे क्या कहा है? एक स्क्वायर शीट है ABCD और उसको डायगोनल के हिसाब से मोड़ा जाता है, मतलब एक ऐसे शीट है और उसमें ऐसे ले रखा है। सपोज मैं ऐसे आपको शीट दिखाती हूँ, ये शीट है, स्क्वायर नहीं है मान लो, तो इसमें ये डायगोनल है, ये डायगोनल, और अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूँ, ऐसे करके मोड़ूँ, तो कौन सी शेप है ये कौन सी शेप है? देख लो, खुद ही सोच लो, कोन है क्या ये? कहीं से भी कोन है ये? नहीं। सिलेंडर भी नहीं है, ट्रेपेजियम भी नहीं है, तो बचा क्या? स्पिंडल। और वैसे भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ऐसी कुछ शेप बनेगी, ऐसी, तो ऐसी शेप स्पिंडल को कहते हैं, तरकू को कहते हैं। ये सब विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12,
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस x इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x यूनिट्स। आधार x इकाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल x इकाई भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसको बराबर कर लीजिए पहले तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? आप एक बात बताओ, बेस एक ट्रायंगल है और उसका बेस x है, हमें हाइट नहीं पता, और एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसकी साइड x है। अब इसमें एरिया की बात हो रही है, दोनों का एरिया बराबर है, तो एरिया का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को h मान लें, और हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, जो जो कट रहा है उसे काट दो, और x हमें h की तो वैल्यू निकालनी है, या तो हम h को यहाँ रख के इसको वहाँ ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो h हमारी आ गई 2x यूनिट्स, इकाई। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। परसेंटेज, फ्रैक्शन और ये डेसिमल्स, इन तीनों को हम एक ही चीज़ में लेके, मतलब एक ही रूप में लिख सकते हैं। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फ्रैक्शन, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में रिड्यूस करते हैं तो उसे हम ऐसे करते हैं, इंटू 1/100। परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा विच इज़ द ग्रेटेस्ट, तो हम इसको डेसिमल्स में ले आएंगे ताकि हमें समझना आसान हो जाएगा। तो डेसिमल्स में जब हम लेके आएंगे तो 33 1/2 को तो कैसे लिखेंगे, 67/2 इंटू 1/100, तो ये 67/200 हो गया। अब 67/200 को, इसका मतलब क्या है कि 67 को हमें 200 से डिवाइड करना है। तो 67 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 ही लगा देंगे ताकि यहाँ पे एक और 0 ला सके। अब 3 600, तो ये आपका 70 आ गया, फिर से एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास फिर से 3, तो ये आपके पास फिर से 600, और ये आपके पास 100 आ गया। अब यहाँ पे एक 0 और लगा लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और पूरा 1000, और इसकी आपके पास वैल्यू आ गई 0.335। थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं, .335, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 4/15। 4/15 का क्या मतलब है? 4/15 का मतलब है कि हमें 4 को डिवाइड करना है 15 से, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको कर लीजिए, 0 0 2 30 10, फिर से 0 6 90 बचा 10, और अब ये 6 बार आता जाएगा। तो इसका मतलब 4/15 की वैल्यू है 0.2666 और आगे सो ऑन, और 0.35 तो हमें पता ही है। अब एक बात बताओ, इनमें, इसमें और इसमें तीनों में कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे पहले इसको तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, 2.66 है तो ये तो छोटा हो ही गया। अब ये 335 और 350, मतलब अगर यहाँ पे ये 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 2 ही डिजिट होते हैं, इसका मतलब इसके आगे 0 है, इसके आगे अनगिनत 0 है, इसके आगे भी अनगिनत 0 है। लेकिन हमें इसमें जब देखते हैं, जब हम नॉर्मल नंबर्स में देखते हैं तो हम उसको उल्टा देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना कि अगर 33000 और एक 350 है तो ये छोटा होगा और ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं डिजिट्स के बारे में, तो ये होगा आपका सबसे बड़ा नंबर। डेसिमल्स के बारे में सबको नॉलेज है, जिसको नहीं है वो क्लास में ले लेगा, नेक्स्ट क्लास हमारी डेसिमल्स पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए ना आपको एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तैयार करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपने स्कूल में सीखी हुई हैं और मुझे लगता भी है मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारी अप्रोच, हम पहले पढ़ते थे और भूल जाते थे। जब उस वक्त पेपर होता था, पढ़ते थे, याद करते थे, लिखते थे और अगले दिन सफा चट, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
अब हमें एक मैथमेटिकल अप्रोच तैयार करनी है, एक व्यू पॉइंट तैयार करना है। क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में आना चाहिए क्या देख रहे हैं और ये क्या बोलना चाह रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, इस वाले नंबर में आपको एक चीज़ दिख गई। सबसे पहले तो ये भी स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर 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 की बात हो रही है। अब इधर देखिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2pq, ये कुछ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे से ही कुछ दिखता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें ये वाली जगह पे यहाँ पे प्लस होता है दोनों ही फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। क्या मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकती हूँ? 5 स्क्वायर माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। माइनस कॉमन आता है तो ऐसे ही होता है। तो अब देखिए, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो ये p प्लस q का होल स्क्वायर बन गया। अब एक आइडेंटिटी हम ऐसी पीछे भी पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका फैक्टराइजेशन, इसको अगर हम खोलते हैं, तो अगर हम इसको खोलते हैं तो वो कैसे होगा? अगर हम इसको खोलते हैं तो वो ऐसे होगा कि p माइनस p, या अगर ये माइनस को हम खोलेंगे यहाँ पे, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये अंदर जाके बाकियों को भी माइनस कर देगा, साइन चेंज होते हैं, एलजेब्रा का रूल है। और p प्लस q। अब आप देख लो ऐसे कौन सी जगह पे ये वाला ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में है। देखो इसमें तो नहीं है, दोनों में प्लस नहीं है, हमारे दोनों में माइनस है। चलिए बी ऑप्शन है हमारा सही आंसर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसको करने के दो तरीके हैं। एक, या तो आप, क्या कहा है आपसे, रेक्टेंगल इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये और ये दोनों पार्ट इक्वल है। एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अब वो कह रहे थे अपर पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड द लोअर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ऊपरी भाग को 3 बराबर पार्टों में बांट दिया और नीचे वाले भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब उससे पूछे कि जो शेडेड रीजन है ये टोटल का कितना है? या तो आप इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला हमारा कितना शेडेड है? ऊपर वाला हमारा 2/3 ऑफ x शेडेड है, और नीचे वाला हमारा कितना शेडेड है? 2/4 ऑफ x शेडेड है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? x, 2x। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, 3 2 6, 14x अपॉन में 2x इंटू 12। तो x और x कैंसिल हो गए, 2 से 14, तो आपका आंसर आ गया 7/12। एक तो ये तरीका था x मानकर, या एक दूसरा तरीका भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सेम है, बस x को हटा के हम एक न्यूमेरिक वैल्यू मान लेंगे। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू हमारी ऐसी होनी चाहिए जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हो। और उसका क्या रीज़न है कि जब हम इसको काटेंगे 2/x को तो हमारा इजीली कट जाए। तो ये 3 और 4 से दोनों से कौन सी विभाजित होने वाली संख्या है? वो है 12। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैंने ये पूरा, हमने इसको 12 मान लिया। तो अगर ये पूरा एरिया, रेक्टेंगल का पूरा एरिया 12 यूनिट स्क्वायर था, तो ये 6 हो गया और ये वाला भी 6 हो गया। अब इसमें हमें मानना है कि 6 का ऊपर कितना, 2/3 भाग शेडेड है, तो कितना भाग शेडेड है? 4। और नीचे वाला कितना है? 2/4 भाग 2, और ये 3 भाग शेडेड है। तो हमारे पास टोटल कितना भाग शेडेड है? 7। और हमारे पास टोटल एरिया कितना था? वो था 6 + 6 12। आंसर यहाँ से भी इतना ही आ गया, लेकिन थोड़ा कम दिमाग यूज़ हुआ, और हमें अपना थोड़ा दिमाग बचाना है ताकि हम बाकी सेक्शंस भी अटेम्प्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में भी विजुअलाइजेशन है, सिंपल सी विजुअलाइजेशन है कि पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं इसमें। 1 2, मतलब PSQ और QSR, और एक और है PRQ।
3 आपके पास त्रिभुज है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इसमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ज्योमेट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर ये ट्रायंगल है तो अगर इसकी दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस हैं, दो साइड्स अगर बराबर हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 54 है, ये 54 है, तो ये भी 54 होगा। समझ में आया? और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। अब तीसरी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा पता होना चाहिए कि PRQ एक बड़ा ट्रायंगल है, और किसी भी ट्रायंगल में उसके सारे कोणों का सम, सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब 180 इज इक्वल टू 54 ये वाला x प्लस 54 और x, 54 प्लस x। अब ये 2 बार 54, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 254 प्लस x इज इक्वल टू 180। इसको मैं यहीं काट दूँ 90। तो 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस 54 विच इज इक्वल टू 36। आंसर आ गया 36। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी ऐसा काम नहीं करेगा कि इसको पहले ही 90 मान के चल ले, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 90 है। बिल्कुल नहीं मान सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कोई बुद्धिजीवी पहले से ये सोच के नहीं चलेगा। समझ में आई बात? मैथ्स में हर चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके अलावा ये फॉर्मूला और ये सब हमारी पहले से नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। समझ में आया? तो कुछ भी हम ऐसा नहीं ले सकते कि अपने मन से कुछ भी सोच लिया, अगर लिखा नहीं है तो हम नहीं मान सकते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आते हैं। इसमें कहा है कि ये सारे नंबर्स क्रमागत है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमें क्या बताना है कि ये नंबर एक्चुअली इन चारों में से है क्या। आपको कहीं पे भी बोला है कि x जो है वो कहीं पे भी नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर हम उसको उसमें से माइनस प्लस करेंगे तो वो नेचुरल नहीं हो सकता ना। इसी वजह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। इसको समझेंगे कैसे। x चाहे कोई भी नंबर हो, आप चाहे एक इवन नंबर ले लो 6 इंटू 2 तो भी वो 12 ही आता है, और आप 7 इंटू 2 ऑड ले लो तो भी वो इवन ही आता है। दोनों ही इवन नंबर्स आते हैं। तो अगर जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन हो गया। और अगर इवन में से मैं सपोज करो यहाँ पे लेके चलती हूँ 20, तो 20 में से अगर कोई भी ऑड नंबर हम माइनस करते हैं तो वो ऑड ही होता है। देखिए 20 माइनस 13 यही है ना। यहाँ पे x मैंने 2x को 20 लिया है, x को 10 ले लिया। अपने मन से ज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। तो 20 माइनस 13 7, 20 माइनस 11 9, 20 माइनस 9 11, 20 माइनस 7 13। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं? कॉन्जिक्यूटिव तो हमें गिवन है ना। हम एज्यूम करके हमें ये पता लगाना होता है कि जो हमने एजम्पशन की है, जो हमने सोचा है वो सही है कि नहीं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है। अगर ये है तो हमारी एजम्पशन सही है। तो अगर हमारी एजम्पशन बिल्कुल सही है तो ये क्या आंसर है हमारा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ये। समझ में आ गई बात? आ गई बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 57.12%, 57.12% का भिन्नात्मक समतुल्य क्या है। मैंने आपको अभी भी कहा था कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, या डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पहले ही कहोगे मैम ये तो पहले ही डेसिमल में है। डेसिमल में है, लेकिन इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें से हम परसेंटेज हटा देंगे। तो पहले तो ये परसेंटेज ही हटाते हैं। 57.12 अपॉन में 100। अब 2 के बाद और 2 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 के बाद हमारा डेसिमल था, 2 से पहले डेसिमल था। तो अभी हो जाएगा 5712 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट निकालना है, तो मतलब सिर्फ इसको कट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कैसे लाओगे, इसको कट करोगे,
कट कैसे करोगे? या तो आप सारे नंबर से एक एक बार डिवाइड करके देख लो, या हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे तो उसमें देख लो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है और ये तो 4 से डिविजिबल होता ही है, तो उसको सीधा सीधा काटेंगे। 4 से काटा तो आपके पास ये बचेगा एक बचा 4, उसके बाद फिर 1 2 8 डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना बचेगा 2500। इसको 2500 को मैं ऐसे लिख लूँ, समझना आसान होगा। अब फिर से इसको 4 से काट सकते हैं क्योंकि 28 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और यहाँ पे नीचे 100 है, तो इसको फिर से 4 से काट दो। 4 से काटा 3, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 2 तो हमारे पास ये बचा 20 5, उसके बाद हमारे पास 2 बचा ये 57 और इसको भी हम 4 से काटेंगे 25, तो 25 का स्क्वायर 625 और यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया? सबसे पहले तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे और उसके बाद डेसिमल को हटाने के लिए जितने भी नंबर से पहले डेसिमल है उतने नीचे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। लगा था ये बहुत मुश्किल है, अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते तो मैं पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखती, 3 से करती, 4 से करती। अभी मुझे पता था, सीधा मुझे दिख रहा था कि ये 12 से डिविजिबल है और यही अप्रोच आप लोगों को बनानी है अपने पेपर के टाइम तक कि आप क्वेश्चन देख के सीधा सीधा समझ पाओ कि उसको और कितना फास्ट और कितना कम टाइम में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा सीधा 2500 भी तो लिख सकती थी, लेकिन फिर 2500 को 4 से डिवाइड करती तो पूरा करना पड़ता मुझे, उसके बाद 625 आता। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सिर्फ इतनी सी बात होती है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। ये बात डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो और उसकी साइड है ए, तो उसकी जो हाइट होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है, वो होती है √3/2a। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। इसको डिराइव करने का तरीका होता है कि मैं इसको a/2 लिख लूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे 90 डिग्री बना लूँ, तो फिर इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन आप पेपर में ये सब नहीं करने बैठेंगे और यही चीज़ आपको ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज में याद करवाई जाती है। तो आप डायरेक्ट लिखिए भुजा क्या है a, और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है √3/2a, तो a से a कट गया और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2:√3। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, if 2 adjacent sides of a square paper are decreased by 20 and 40%, by what percentage does the new area decrease? यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाओं में क्रमशः 20% और 40% की कमी की जाती है तो नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसके 2 मेथड है, एक तो कन्वेंशनल मेथड जैसे आपको स्कूल्स में सिखाया था और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले आप कन्वेंशनल मेथड देख लीजिए। अगर मैंने एक स्क्वायर साइड है तो इसका ये साइड भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, या एस की जगह हम ए लेके चलते हैं। ए है और ए है, चारों ए होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसने क्या बोला है, इस वाली और इस वाली साइड में से इसमें से 20% और इसमें से 40% घटा दिया। तो इस हिसाब से क्या किया है, ए में से 40% घटाया है, तो मतलब a माइनस पहले तो 20% कर लेते हैं, 20% ऑफ a, तो ये आपका आ जाएगा 80% ऑफ a, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका a माइनस 40% ऑफ a, तो ये आपका आ जाएगा 60% ऑफ a। आ गया। अब आपसे क्या बोला है, इन तो एरिया मतलब पहले साइड s इंटू एस एरिया बना रहा था, तो अब साइड कितनी है 80/100 a इंटू 60/100 a, और ये इज इक्वल टू a में कितनी प्रतिशत का घट रहा है, कितनी प्रतिशत की कमी आई है। तो आप इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, ये a स्क्वायर था, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा
ये और ये कट जाएगा तो 48 अपॉन में 100, मतलब पहले अगर देखिए पहले अगर अगर हमने 20% घटाया तो 80 बचा, 40% घटाया तो 60 बचा, तो ऐसे ही कितना घटाया कि 48 बचा, तो 100 माइनस 48, तो आ गया आपका 52%। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तो आपके पास सिंपल सा आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये सब करना ही क्यों है, इतनी मेहनत क्यों करनी है, आप इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाती हूँ, अंत में आपके पास यही वाला कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट आप किसी को कर पाओगे। बताती हूँ कैसे। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए, आसान है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, विजुअलाइज करना है आपको। विजुअलाइजेशन कैसे है, देखो एरिया क्या होता है, S इंटू एस, तो हम S जो है वो पहले ही 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो न्यू लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ओल्ड, तो पहले कितनी थी, पहले थी 100%, और अब कितनी रहेगी, एक साइड को घटाया 20%, तो अब कितनी रह गई 80। दूसरी साइड को हमने घटाया 40%, तो अब कितने रह गए 60। एरिया पहले तो 100 था, लेकिन अब कितना रह गया ये नहीं पता, ठीक है। अब इसको यहां से सॉल्व कर लो, कट गया ये और ये यहां से कट गया, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब कितना रह गया, अब रहे 48%, तो घट कितना गया, कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो कमी आई है 52% की, 52% की। और ये वाले क्वेश्चन आप किसी भी, आप यहाँ पे स्क्वायर है, आप यहाँ पे लेंथ में आ सकते हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल का हो सकता है, रेक्टेंगल में L इंटू बी होता है, तो L घटा दिया B घटा दिया तो A में कितना चेंज आया वो बता सकते हैं आप इसमें ही। सर्कल है, उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, पाई पाई तो दोनों में कट जाएगा जब हम यहाँ पे पहले वाले उसमें करेंगे, तो आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपको मेरा मतलब ये रीज़न था कि मैंने आपको ये वाला मेथड समझाया, एंड में बना वही, लेकिन आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया। बाकी हम इससे ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे अपने परसेंटेज में, जब हम परसेंटेज चैप्टर में आएंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ, परसेंटेज का टॉपिक था जो कि रेशो से आया था। गॉट इट, ठीक है। सो आज का हमारा ये सेशन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं, आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत वाकई आपके लिए यूज़फुल है, आपको काम आ रही है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे मेथड को, मेरी एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। आपके हर सजेशन को सर माथे पे रखा जाएगा, आपकी हर सजेशन पे को कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।